हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद और ये है सेल्फ स्टडी नाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर 4 स्टडी करेंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इस चैप्टर का बिफोर यू रीड नाम का सेक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर की स्टोरी को कवर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने लिखा हुआ है, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। तो यहीं से आपकी ये स्टोरी शुरू होती है। अन्ने फ्रैंक कह रही हैं कि डायरी में लिखना वास्तव में बहुत ही अजीब अनुभव है मेरे जैसे किसी के लिए। यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा हुआ है रियली, इसका मतलब होता है वास्तव में, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव। तो मेरे जैसे किसी के लिए ये वास्तव में एक अजीब अनुभव है। नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी नहीं लिखा है, एनीथिंग बिफोर, कुछ भी इससे पहले, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl। आगे ने फ्रैंक कहती हैं कि इसलिए भी क्योंकि उन्हें ये लगता है, यानी कि मुझे ये लगता है कि बाद में ना तो मैं ना ही कोई और कुछ रुचि दिखाएगा उस सोच में जो 13 साल की स्कूल में पढ़ने वाली लड़की की होती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो म्यूजिंग्स लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सोच, कल्पना। तो एक 13 साल के बच्चे की सोच में कौन रुचि दिखाएगा? खुद वो बच्चा बड़ा होने के बाद खुद रुचि नहीं दिखाएगा अपनी ही सोच में, क्योंकि ये कल्पनाएं कोई गहरी सोच नहीं रखती हैं। ये कल्पनाएं बहुत ही फीकी टाइप की होती हैं, इसीलिए एन्ने फ्रैंक ऐसा कह रही हैं। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है ओह वेल। ओह वेल यानी कि हाँ ठीक है, इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी एन्ने फ्रैंक ने पहले खुद ही कहा कि 13 साल के किसी बच्चे की सोच में कोई भी रुचि नहीं दिखाएगा, और फिर दूसरी तरफ ये खुद कह रही हैं कि इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आई फील लाइक राइटिंग, मैं महसूस करती हूँ लिखने को। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड, और मुझे इससे भी बड़ी जरूरत है, यानी कि वो लिखना चाहती हैं, ये उनका दिल कर रहा है लिखने का। लेकिन फिर वो आगे कहती हैं इसकी उन्हें ज्यादा बड़ी जरूरत है, टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। क्यों जरूरत है? क्योंकि वो चाहती हैं अपने सीने से हर तरह की चीजों को उतारना। अब यहाँ पर ये जो चीजें उतारने के बारे में कहा गया है, ये समझने वाली बात ये है कि वो कह रही हैं कि उनके सीने के ऊपर काफी बोझ है, वो कुछ कहना चाहती हैं किसी से, पर वो कह नहीं पा रही हैं। इसीलिए उनको जरूरत है चीजों को लिखने की, ताकि उनका जो मन है वो हल्का हो जाए। चलिए अब अगले पैराग्राफ पर चलते हैं। पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपल। यहाँ पर आप देखेंगे ये जो लाइन लिखी हुई है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन प्यूपल, ये बहुत ही गहरी लाइन है। इसको समझने की कोशिश करिए। अन्य फ्रैंक कह रही हैं कि कागज के पास ज्यादा सब्र होता है लोगों से। कहने को तो ये आम सी बात है, लेकिन बहुत ही गहरी बात है। कैसे? अगर आप किसी व्यक्ति से बात करें, किसी से अपनी बातों को शेयर करें, तो वो आपको थोड़ी देर सुनेगा। उसके बाद या तो वो कहेगा मेरे पास टाइम नहीं है, या तो फिर वो अपनी परेशानी को आपसे शेयर करना शुरू कर देगा। लेकिन जब आप कागज पे लिखते हैं, तो कागज एक ऐसी चीज है कि आप इसके ऊपर कितना भी लिखे जाएं और सिर्फ अपने बारे में ही बात करें, कागज को कुछ परेशानी महसूस नहीं होती है। वो आपसे किसी भी तरीके की शिकायत नहीं करता है। तो ठीक वैसे ही जैसे कि एक इंसान है, अगर उस तरीके से हम एक कागज को लें बात करने के लिए, तो हम ये देखेंगे कि जो कागज है उसके पास ज्यादा सब्र है इंसान के मुकाबले। अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि अन्य फ्रैंक कहना क्या चाहती हैं। आई थॉट ऑफ दिस से, मैंने इस कहावत के बारे में सोचा। सेइंग कहते हैं कहावत को। ऑन वन ऑफ दोज डेज,
उनमें से एक दिन पर when I was feeling a little depressed। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड का मतलब होता है बुरा महसूस करना। तो जब अन्ने फ्रैंक थोड़ा बुरा महसूस कर रही थी एंड वॉज सिटिंग एट होम, और बैठी हुई थी एट होम यानी कि घर पर, विद माई चिन इन माई हैंड्स, अपनी ठुड्डी को अपने हाथों में लिए हुए, यानी कि वो मुट्ठी बना करके उसके ऊपर अपना चेहरा टिकाए हुए थी। बोर्ड, बोर्ड यानी कि ऊब रही थी, एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब यहाँ पर दिया गया है, इसका मतलब होता है विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, यानी कि एन्ने फ्रैंक उस वक्त ऊब रही थी और उनके पास करने के लिए कोई काम भी नहीं था। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, और सोच रही थी कि घर के अंदर रहें या फिर बाहर चली जाएं। आई फाइनली स्टेड, और मैं आखिर में रुकी रही, वेयर आई वाज, जहां मैं थी। फिर आगे लिखा हुआ है ब्रूडिंग। अब देखिए यहाँ पर आपने देखा कि एक वर्ड आया है ब्रूडिंग और यहाँ पर आया है वॉन्डरिंग, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो एक थिंकिंग वर्ड होता है, तो ये भी इसका सिनोनिम है। थिंकिंग आप अक्सर यूज करते होंगे, वॉन्डरिंग और ब्रूडिंग, थिंकिंग, ये सारे एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, इनको आप एक दूसरे के लिए यूज कर सकते हैं। तो एन्ने फ्रैंक आखिर में वहीं पर थी जहां वो थी, और क्या कर रही थी, ये सोच रही थी, ब्रूडिंग यानी कि सोच रही थी। यस, पेपर डज हैव मोर पेशेंस। हाँ, कागज के पास ज्यादा सब्र होता है। And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, और जब से मैं इरादा कर रही हूं कि मैं किसी और को ये मोटी चमड़ी वाली कापी को, नोटबुक कहते हैं हिंदी में कापी को, आप इसको नोटबुक भी बुला सकते हैं, तो इस मोटी चमड़ी या मोटे कवर वाले नोटबुक को मैं किसी को न पढ़ने देने का इरादा कर रही हूँ। ग्रैंडली रिफर्ड टू एज अ डायरी, जिसे शानदार तरीके से एक डायरी कहा जा सकता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, अनलेस यानी कि जब तक मुझे कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है। अब देखिए एन्ने फ्रैंक क्या कह रही हैं कि उनके पास एक कोई कॉपी पड़ी हुई है जिसकी जो कवर है वो काफी मोटा है, स्टिफ बैक यानी कि बहुत ठोस, बहुत मोटे कवर का। तो जो कॉपी है वो काफी मोटे कवर की है, और उसको वो कह रही हैं कि इसको शानदार तरीके से हम डायरी बुला सकते हैं, और इसे वो किसी को पढ़ने नहीं देंगी। ऐसा वो सोच रही हैं, ऐसा वो इरादा कर रही हैं। तो जब तक कि उन्हें कोई सच्चा दोस्त नहीं मिल जाता है तब तक के लिए ये ऐसा सोच रही हैं, जो हम आगे देखेंगे। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोबेबली कहते हैं लगभग को, तो इससे लगभग कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। एने फ्रैंक का कहने का मतलब ये है कि ये जो मोटे कवर वाली नोटबुक है, इसमें वो लिखेंगी और इसको किसी को पढ़ने नहीं देंगी। क्या लिखेंगी इसमें, जो वो दूसरों से कहना चाहती हैं, जो अपने रियल फ्रेंड से कहना चाहती हैं, लेकिन वो कह नहीं सकती हैं, तो उसे वो अपनी इस नोटबुक में लिखेंगी। दूसरी चीज ये है कि उन्होंने इरादा कर लिया है कि ये नोटबुक कोई और नहीं पढ़ेगा, तो यहाँ पर वो अपने सीक्रेट्स भी लिख सकती हैं, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो अपने सच्चे दोस्त से बोल रही हैं या फिर एक डायरी से बोल रही हैं। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट prompted मी टू कीप अ डायरी। अब मैं वापस आ गई हूँ उस मुद्दे पर जिसने मुझे डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है प्रेरित करना। इन द फर्स्ट प्लेस, पहले स्थान पर, यानी कि अब वो उस मुद्दे पे वापस आ गई हैं जिसने इन्हें डायरी रखने के लिए प्रेरित किया, पहले स्थान पर। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरे पास कोई दोस्त नहीं है। यहाँ पर आ फ्रेंड लिखा हुआ है, यानी कि इनके पास कोई एक भी दोस्त नहीं है। ऐसा अन्य फ्रैंक क्यों कह रही हैं, ये आगे बताएंगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है
लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मुझे ये और साफ तरीके से कहने दीजिए या रखने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज completely अलोन इन द वर्ल्ड, तो मुझे ये साफ तरीके से रखने दीजिए, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं करेगा कि एक 13 साल की लड़की जो है वो पूरी तरीके से अकेली है दुनिया के अंदर। एंड आई एम नॉट, और मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, मेरे पास प्यार करने वाले माता पिता हैं। अ 16-year-old सिस्टर, और एक 16 साल की बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 30 लोग हैं जिन्हें वो दोस्त बुला सकती हैं। एन्ने फ्रैंक कह रही हैं। आई हैव अ फैमिली, मेरे पास एक परिवार है। लविंग आंट्स, प्यार करने वाली चाचियां हैं। एंड अ गुड होम, और एक अच्छा घर है। नो, ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, तो नहीं, ऊपर से लग रहा है। ऑन द सरफेस, सरफेस कहते हैं सतह को, यहाँ पर एन्ने फ्रैंक कहना चाहती हैं कि ऊपर से तो ऐसा लग रहा है। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ है। एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक सच्चे दोस्त के। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स, जो कुछ भी मैं सोचती हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, इज हैविंग अ गुड टाइम, वो है एक अच्छे वक्त का होना। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग, मैं अपने आप को प्रस्तुत नहीं कर सकती हूँ कुछ भी बात करने के लिए। बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, लेकिन साधारण रोज वाली चीजें। तो रोजाना हम जिन चीजों पे चर्चा करते हैं वो बहुत ही साधारण चीजें होती हैं, लेकिन हम आपस में बातें किया करते हैं। और अन्य फ्रैंक यही कहती हैं कि अगर वो अपने दिल की बात कहने लगेंगी सबसे, तो सबका मूड खराब हो जाएगा। यानी कि हो सकता है कुछ लोग अपसेट हो जाएं, कुछ लोगों को ना अच्छी लगे वो बातें। तो वो ऐसा नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि जब भी वो अपने दोस्तों के साथ होती हैं वो चाहती हैं कि वो एक अच्छा टाइम स्पेंड करें। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम और पास आते हुए नहीं दिख रहे हैं। एंड दैट इज द प्रॉब्लम, और यही परेशानी है। मे बी इट इज माई फॉल्ट, हो सकता है ये मेरी गलती हो। दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे में भरोसा नहीं रखते हैं। कन्फाइड का मतलब होता है भरोसा करना। इन एनी केस, कोई भी सूरत हो, कोई भी मामला हो, कोई भी हाल हो, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, ये जो चीजें हैं बस ऐसी ही हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और बदकिस्मती से ये बदलने वाली भी नहीं है। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली जो लिखा हुआ है इसका मतलब है बदकिस्मती से। फिर आगे लिखा हुआ है दे आर नॉट लायबल टू चेंज, यहाँ पर जो ये लायबल है इसका मतलब है कि ये कोई चीज किसी चीज के प्रति कुछ जिम्मेदारी रखती हो। तो बदकिस्मती से ये किसी तरीके की जिम्मेदारी नहीं रखती है, यानी कि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये चेंज होने वाली नहीं है। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही कारण है कि मैंने डायरी शुरू करी, यानी कि डायरी लिखना उन्होंने शुरू किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आगे अन्य फ्रैंक कह रही हैं कि इस तस्वीर को, जो लंबे इंतजार वाले दोस्त की उनके ख्यालों में है, उसको और बेहतर बनाने के लिए। इनहेंस जो है, ये इनहेंस का मतलब होता है किसी चीज को और बेहतर बनाना। तो उस तस्वीर को जो उनके लंबे इंतजार वाले दोस्त की उनकी ख्यालों में है, उसको और बेहतर बनाने के लिए आई डोंट वांट टू जॉट डाउन, यहाँ पर देखेंगे आप लिखा हुआ है जॉट डाउन। जॉट डाउन का मतलब होता है किसी भी चीज को जल्दी जल्दी लिख डालना। तो मैं नहीं चाहती हूँ किसी भी चीज को जल्दी जल्दी लिख डालूं।
द फैक्ट्स इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। द फैक्ट्स यानी कि वो चीजें जो बहुत सारे लोग अक्सर डायरी में लिखा करते हैं, ऐसे मैं जल्दी जल्दी से चीजों को, बातों को इस डायरी में नहीं लिखने वाली हूँ, क्योंकि उस दोस्त के जो मेरे ख्यालों में है, जिसका लंबे वक्त से इंतजार है, उसकी तस्वीर को और अच्छा बनाने के लिए मैं ऐसा नहीं करने वाली। ऐसा अन्य फ्रैंक कह रही हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जो डायरी है वो मेरी दोस्त बने। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और मैं अपने इस दोस्त को किटी बुलाने जा रही हूँ। किटी अब इनकी डायरी का नाम है। चलिए अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड, जब से कोई समझ नहीं पाएगा, अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी, एक भी शब्द को मेरी कहानियों के किटी के लिए, इफ आई वेयर टू प्लंज राइट इन, अगर मैं सीधे कूद पड़ती हूँ। प्लंज राइट इन का मतलब है सीधे किसी चीज में कूद पड़ना। I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so। यहाँ ID जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है I would। तो I would better provide a brief sketch of my life। ये बेहतर होगा कि मैं अपने जीवन का छोटा सा परिचय प्रस्तुत कर दूं, दे दूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, जितना मैं इसे नापसंद करती हूँ करना। यानी अन्य फ्रैंक को अपने जीवन के बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट पैराग्राफ पर लिखा हुआ है, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर। एडोरेबल का मतलब होता है जो बहुत ही प्यारा हो। तो एन्ने फ्रैंक कह रही हैं कि मेरे पिता सबसे प्यारे पिता, आई हैव एवर सीन, जो मैंने कभी देखे हों। सभी को अपने पिता प्यारे होते हैं, तो एन्ने फ्रैंक भी अपने फादर की तारीफ कर रही हैं, कह रही हैं कि उनके पिता सबसे प्यारे पिता हैं जो उन्होंने कभी देखे हों। डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, शादी नहीं करते हैं मेरी माँ से जब तक कि वो 36 साल के नहीं हो जाते। एंड शी वॉज 25, और वो 25 साल की थी। माई सिस्टर, मेरी बहन मॉर्गॉट, जो उनकी बहन है उनका नाम है मॉर्गॉट, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो इनकी बहन मार्गाट पैदा हुई थी जर्मनी में 1926 में। जर्मनी का एक शहर था फ्रैंकफर्ट, वहीं पर ये पैदा हुई थी मार्गॉट। आगे लिखा हुआ है, आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और मैं पैदा हुई थी 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, मैं फ्रैंकफर्ट में रही जब तक कि मैं 4 की नहीं हो गई, यानी कि 4 साल की नहीं हो गई। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इमिग्रेटेड एक वर्ड है जिसका मतलब ये होता है कि कोई अपना देश छोड़ करके विदेश में हमेशा हमेशा के लिए रहने चला जाए। तो इनके पिता जो अन्य फ्रैंक के फादर थे वो हॉलैंड चले जाते हैं हमेशा हमेशा के लिए रहने 1933 में। इसके बाद देखिए क्या होता है। माई मदर ईदिथ हॉलैंडर फ्रैंक, मेरी माँ ईदिथ हॉलैंडर फ्रैंक, वेंट विद हिम टू हॉलैंड, उनके साथ हॉलैंड जाती हैं इन सितंबर, सितंबर में। तो ये जो सितंबर है इस टाइम पर कौन जाता है, ईदिथ हॉलैंडर फ्रैंक एन्ने फ्रैंक के फादर के साथ कहाँ चली जाती हैं, हॉलैंड चली जाती हैं। वाइल मार्गाट एंड आई वेयर सेंट टू आकेन, आकेन एक कोई जगह है जहां पर मार्गाट और एन्ने फ्रैंक को भेज दिया गया था टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ रहने के लिए। स्टे मतलब रुकना, लेकिन जब हम इस तरीके से स्टे को यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है रहने के लिए। मार्गाट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गाट जो थी वो हॉलैंड गई दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, और मैंने फरवरी में उसका पीछा किया, यानी कि फरवरी में अन्य फ्रैंक भी हॉलैंड चली गई।
when I was plunked down on the table as a birthday present for Margot, और जब मैं रख दी गई मेज के ऊपर एक तोहफे के रूप में मार्गॉट के लिए। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है प्लंक्ड डाउन। इस प्लंक डाउन की मीनिंग यहाँ पर दी गई है और इसके साथ लिखा हुआ है इनफॉर्मल वर्ड, यानी कि जब भी आप कोई लेटर लिख रहे हो तो प्लंक डाउन का यूज मत करिएगा, क्योंकि लेटर में हम फॉर्मल वर्ड्स को यूज करते हैं और ये एक इनफॉर्मल वर्ड है, यानी कि जिसको हम बोलचाल की भाषा में तो यूज कर सकते हैं, ऑफिशियल वर्क के लिए नहीं यूज कर सकते हैं। और इसी का मतलब होता है कि रख देना। तो एन्ने फ्रैंक को मेज के ऊपर रख दिया गया था एक जन्मदिन के तोहफे के तौर पर मार्गॉट के लिए। अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। आगे लिखा हुआ है आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। तो मैंने तुरंत शुरुआत करी मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में, यानी कि ये मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में तुरंत पढ़ने के लिए चली गई। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6, और मैं वहां पर थी तब तक जब तक कि वो 6 साल की नहीं हो गई। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद उस समय पर उन्होंने पहली क्लास से शुरुआत करी। फर्स्ट फॉर्म यानी कि पहली क्लास। जब वो 6 साल की हो गई तब वो पहली क्लास में जाती हैं। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेस कूपेरस, और छठी क्लास में उनकी जो टीचर थी, अध्यापिका थी, वो थी मिसेस कूपेरस। द हेड मिस्ट्रेस, और ये जो अध्यापिका थी वो हेड मिस्ट्रेस थी, यानी कि प्रिंसिपल थी उस स्कूल की जहां पर एन्ने फ्रैंक थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स, और साल के अंत में हम दोनों आंखों में आंसू लिए हुए थे। तो आंसू जो थे वो इन दोनों की आंखों में थे, इसीलिए एन्ने फ्रैंक कह रही हैं एट द एंड ऑफ द ईयर वी वेयर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों आंसुओं में थे, यानी कि आंसू इनकी आंखों में थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, फेयरवेल कहते हैं विदाई को, और हार्ट ब्रेकिंग यानी कि दिल तोड़ देने वाली। तो जब हम दोनों ने कहा एक दूसरे को दिल तोड़ देने वाली विदाई, तब हमारी आंखें भरी हुई थी, हम आंसुओं से भरे हुए थे। और ये कब हुआ? साल के आखिर में हुआ। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेल इल, तो गर्मियों में 1941 की ग्रैंडमा यानी कि दादी माँ बीमार पड़ गईं एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें एक ऑपरेशन करवाना पड़ा। सो माई बर्थडे पास्ड विद लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरा जन्मदिन थोड़ी खुशियों के साथ चला गया। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगले पैराग्राफ में लिखा हुआ है ग्रैंडमा डाइड इन जनवरी 1942। फिर जो इनकी ग्रैंडमा होती हैं उनकी डेथ हो जाती है जनवरी 1942 में। नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता। हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर, कितनी दफा, कितनी बार मैं उनके बारे में सोचती हूँ। एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनसे प्यार करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। तो एक तरीके से देखा जाए तो अन्य फ्रैंक के ऊपर एक ये भी बोझ है कि वो दादी माँ को सोचती हैं, लेकिन दादी माँ के बारे में वो किसी से अगर बात करेंगी तो दूसरा भी सैड हो जाएगा, क्योंकि वो भी तो दादी माँ से प्यार करता था। तो इसीलिए वो किसी से दादी माँ की बातें भी नहीं कर सकती, खुलकर के उनके बारे में बातें भी नहीं कह सकती कि कोई और सैड ना हो जाए। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 was intended to make up for the others। अच्छा, यहाँ पर देखिए 1942 में इनकी दादी माँ जो हैं उनकी डेथ हो जाती है, और फिर जो 1942 जो है उसमें जब जून आता है, 12 जून, तब क्या होता है, तब इनका बर्थडे आता है। और जब बर्थडे आता है तो ये किस लिए मनाया जाता है? बाकियों को खुश करने के लिए मनाया जाता है, टू मेक अप फॉर द अदर्स, यानी कि सभी का मूड जो था वो उदास था, सभी दादी माँ को लेकर के
परेशान थे, तो सभी का मूड ठीक करने के लिए एन्ने फ्रैंक का बर्थडे मनाया जाता है। एंड ग्रैंडमास कैंडल वॉज लिट अलॉन्ग विद द रेस्ट, और दादी माँ की मोमबत्ती बाकी के साथ जलाई गई। लिट का मतलब जलाई गई। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हम चारों अभी भी सही सलामत हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20th जून 1942, और ये मुझे वर्तमान की तारीख 20 जून 1942 में ले आता है। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और इकलौता समर्पण मेरी डायरी के प्रति। यानी कि ये 20 जून 1942 में लिखना शुरू करती हैं और ये खुद को समर्पित कर देती हैं अपनी डायरी के प्रति। और सोलम यानी कि सिर्फ एक ही उद्देश्य इनका होता है कि ये डायरी लिखेंगी। अब चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इस पेज पे लिखा हुआ है डियरेस्ट किटी, यानी कि सबसे प्यारी किटी। आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट, हमारी पूरी कक्षा क्वैकिंग इन इट्स बूट यानी कि जूतों में कांप रही है। क्वैकिंग, क्वैकिंग का मतलब होता है टर टर की आवाज करना, लेकिन क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है कि जूतों में कांपना, यानी कि डर से बहुत बुरा हाल होना। द रीजन ऑफ कोर्स is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back। तो इसका कारण क्या है कि सब लोग कांप रहे हैं? इसका कारण यह है कि आने वाली जो मीटिंग है, जो सम्मेलन है टीचरों का, वो डिसाइड करने वाला था कि कौन आगे जाएगा और कौन पिछली कक्षा में ही छोड़ दिया जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास जो थी वो शर्त लगा रही थी। जीएन एंड आई लाफ अवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सी एंड जैक्स। जीएन जो थी इनकी फ्रेंड थी, और आई यानी कि अन्ने, तो अन्ने फ्रैंक और जीएन जो थी वो खुद से ही हंसे जा रही थी उस बेवकूफी पर जो उनके पीछे बैठे दो लड़कों ने करी थी, जिनका नाम था सीएन और जैक्स, who have staked their entire holiday savings on their bet। तो जिन्होंने अपने पूरे छुट्टियों की जो जमा पूंजी थी उसको शर्त पर लगा दिया। स्टेक कहते हैं किसी चीज के ऊपर जोखिम लेने को। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर के रात तक। यहाँ पर इट्स का मतलब है इट वाज, तो ये होता था यू आर गोइंग टू पास, तुम पास होने जा रहे हो, यानी कि तुम उत्तीर्ण हो जाओगे, आगे जाओगे। फिर जवाब आता था नो आई एम नॉट, नहीं मैं नहीं हूंगा। फिर जवाब आता था यस यू आर, नहीं तुम हो जाओगे। फिर जवाब आता था नो आई एम नॉट, यानी कि सामने वाला कहता रहता था कि तुम पास होगे, और जिससे ये बात कही जाती थी वो कहता था नहीं मैं पास नहीं हो पाऊंगा। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटब्रस्ट्स कांट काम देम डाउन, यानी कि जी की रिक्वेस्ट करने वाली नजरें और मेरा गुस्से से फट पड़ना उन्हें शांत नहीं कर पा रहा था। आउटब्रस्ट कहते हैं फट पड़ने को, और प्लीडिंग का मतलब होता है किसी से रिक्वेस्ट करना। इफ यू आस्क मी, अगर आप मुझसे पूछेंगे, देयर आर सो मैनी डमीज, डमीज का मतलब होता है बेवकूफ, तो बहुत सारे बेवकूफ हैं, भोंदू हैं। दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, कि लगभग एक चौथाई, क्वार्टर कहते हैं चौथाई को, तो क्लास का एक चौथाई पीछे ही रखना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन अध्यापक सबसे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल जीव हैं। अनप्रेडिक्टेबल जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके कि कब क्या कर बैठे, तो एक ऐसे जीव हैं जिनका कोई भरोसा नहीं है कि वो कब क्या कर बैठे।
इस दुनिया में ये एक ऐसे प्राणी होते हैं। आगे चलते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स। मैं ज्यादा चिंतित नहीं थी अपने सहेलियों के लिए, एंड माई सेल्फ और खुद के लिए। वी विल मेक इट, हम ये कर लेंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। सिर्फ एक ही विषय है जिसमें मैं पक्का नहीं कह सकती, वो है मैथ्स यानी कि गणित। एनीवे, कुछ भी हो, ऑल वी कैन डू इज वेट। जो हम कर सकते हैं वो है इंतजार। अंटिल देन, तब तक वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। हम कहते रहेंगे एक दूसरे से अपना दिल छोटा मत करो। नॉट टू लूज हार्ट इसका मतलब दिल खो मत दो, इसका मतलब है दिल छोटा मत करो। आई गेट along pretty well with all my teachers। मेरा संबंध हर टीचर के साथ, हर अध्यापक के साथ बहुत अच्छा है। There are 9 of them। वो 9 हैं। 7 men and 2 women। 7 आदमी और 2 औरतें। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फोगे हु टीचर्स मैथ। तो अच्छा, यहाँ पर ओल्ड फोगे का मतलब देख लीजिए पहले। ओल्ड फोगे का मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड, यानी कि जो पुराने जमाने का हो, पुराने ख्यालात का हो। तो मिस्टर कीजिंग जो पुराने ख्यालात के हैं, जो गणित पढ़ाते हैं, वॉज एनॉयड विद मी फॉर एजेस। मुझसे सदियों से परेशान थे। एनॉयड यानी कि परेशान होना। तो वो सदियों से मुझसे परेशान थे। बिकॉज आई टॉक्ड सो मच, क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, कई सारे चेतावनियों के बाद, ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। उन्होंने मुझे फालतू घर का काम दे दिया। होमवर्क यानी कि वो काम जो आप घर पे करते हो, और एक्स्ट्रा यानी कि फालतू, और असाइंड का मतलब होता है किसी को कोई चीज दे देना करने के लिए। तो उन्होंने मुझे फालतू काम करने के लिए दे दिया। एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स कहते हैं बकबक करने वाले को, यानी कि जो बहुत ज्यादा बात करता हो उसको हम चैटर बॉक्स कह करके बुलाते हैं। ये चैट से बना हुआ है, ठीक है। तो चैटर बॉक्स यानी कि बकबक करने वाला डिब्बा। तो ऐसे ही इंग्लिश में हम कहेंगे चैटर बॉक्स। एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, यानी कि एक निबंध किस विषय पर, बकबक करने वाले पर। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अ चैटर बॉक्स, फिर अन्य फ्रैंक अपनी लैंग्वेज में कह रही हैं, एक बकबक करने वाला। व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट। आप इसके बारे में क्या लिख सकते हैं। आई हैड वरीड अबाउट दैट लेटर। मैं उसके बारे में चिंतित थी बाद में। आई डिसाइडेड, मैंने निर्णय लिया। आई जोटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, और मैंने लिख डाला टाइटल यानी कि नाम को अपनी कॉपी में। टक्ड इट, बंद कर दिया इसे। इन माई बैग, अपने बस्ते में। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश करी शांत रहने की। दैट इवनिंग, उस शाम, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने खत्म कर लिया बाकी का अपना सारा घर का काम। द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई। तो वो लिखाई, नोट यानी कि जहां पर इन्होंने लिख करके रखा था, तो वो लिखाई मेरी आंखों के सामने आ गया, जो निबंध के बारे में था। आई बिगेन थिंकिंग, मैंने सोचना शुरू कर दिया। अबाउट द सब्जेक्ट, विषय के बारे में। वाइल चुविंग द टिप्स ऑफ माई फाउंटेन पेन। तो कब, जब चुविंग यानी कि चबाना, जब मैं फाउंटेन पेन की नोक को चबाए जा रही थी। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स। तो कोई भी कुछ भी बिना मतलब का लिख सकता था। रैम्बल यानी कि बिना मतलब की चीज जो लिखी जाए वो बिना मतलब की हो। तो कोई भी बिना मतलब की चीजों को लिख सकता था। एंड लीव बिग स्पेसेस, और बड़े बड़े जगह छोड़ सकता था। अक्सर हम लोग जब एग्जाम में जाते थे पहले, तो पेज भरने के लिए
शब्दों के बीच में ज्यादा जगह छोड़ देते थे। वही अन्य फ्रैंक कह रही हैं कि कोई भी कुछ भी बिना मतलब का लिख करके और बड़ी बड़ी जगह को दो वर्ड्स के बीच में छोड़ करके काम पूरा कर सकता था। बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स। लेकिन उपाय ये था कि कोई ऐसा तर्क दिया जाए जो ये साबित कर सके टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, यानी कि बात करने की जरूरत को साबित कर सके ऐसा कोई तर्क दिया जाए, ये उपाय था। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड थॉट और सोचा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। तो मैंने सोचा और सोचा और अचानक से मेरे पास एक उपाय था। पेजेस, आई रोट द 3 पेजेस, मैंने लिखे 3 पन्ने मिस्टर कीजिंग हैड असाइंड, जो मिस्टर कीजिंग ने दिए थे मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, मुझे और संतुष्ट थी। यानी कि जो मिस्टर कीजिंग ने काम दिया था उन्होंने उस काम को किया, 3 पन्ने लिखे और वो अब संतुष्ट थी। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट, मैंने तर्क दिया, मैंने बहस करी। आर्ग्यूड का मतलब होता है बहस करना और तर्क देना ये भी होता है। तो मैंने तर्क दिया या फिर मैंने बहस की दैट कि टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट, बात करना विद्यार्थी का गुण है। ट्रेट कहते हैं गुण को। एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि इसको मैं अपने नियंत्रण में रखूं। अब चलिए अगले पेज पे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, लेकिन मैं कभी भी खुद का इलाज कर पाने में सक्षम नहीं होंगी इस आदत से। सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड, जब से मेरी माँ उतना ही बातें करती हैं जितना मैं करती हूँ, इफ नॉट मोर, अगर ज्यादा नहीं। एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिटेड कहते हैं वंशानुगत को, यानी कि जो आपको आपके बाप दादा से मिलता है उसको। इसको हम कह सकते हैं विरासत में मिलने वाला। तो आप कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं उन गुणों को जो आपको विरासत में मिलते हैं। मिस्टर कीजिंग हैड अ गुड लाफ, मिस्टर कीजिंग जो थे उनको बहुत जोर की हंसी आई एट माई आर्ग्यूमेंट्स, मेरे तर्कों पर, मेरी बहस पर। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने अगले पार्ट के दौरान बात करने की कोशिश करी, प्रोसीड का मतलब होता है किसी काम को करना, तो बात करने की कोशिश करी। ही असाइंड मी अ सेकेंड एस्से, उन्होंने मुझे दूसरा निबंध लिखने के लिए दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकरेजिबल चैटर बॉक्स, तो इस टाइम ये था एक ना ठीक करे जा सकने वाले बकबक करने वाले पर। आई हैंडेड इट इन, और मैंने इसे भी दे दिया। एंड मिस्टर कीजिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन, और मिस्टर कीजिंग को कोई भी शिकायत नहीं थी। फॉर 2 होल लेसन्स, 2 पूरे पाठ के दौरान। However, during the third lesson, लेकिन तीसरे अध्याय या फिर तीसरे पाठ के दौरान, he had finally had enough, तो तीसरे पाठ के दौरान आखिरकार उनके लिए ये बहुत हो चुका था। फिर आगे देखिए लिखा हुआ है एन ए फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, एन ए फ्रैंक एक सजा के तौर पर क्लास में बात करने के लिए, राइट एन एसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, एक निबंध लिखो जिसका टाइटल होगा क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स ने कहा, यानी कि बकबक करने वाली मालकिन ने कहा क्वैक क्वैक क्वैक। अब चलिए आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है द क्लास रोर्ड, यानी कि क्लास जो थी वो हंस पड़ी।
रोड का मतलब वैसे होता है गरजना, लेकिन यहाँ पर क्लास है तो क्लास गरजेगी, यानी कि वो जब शोर मचाएगी, हंसेगी, तभी तो क्लास गरजेगी। तो क्लास हंस पड़ी। आई हैड टू लाफ टू, और मुझको भी हंसना पड़ गया। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, यद्यप मैं पूरी तरीके से थक चुकी थी। एग्जॉस्टेड कहते हैं पूरी तरीके से थक जाने को। तो मैं पूरी तरीके से लगभग थक चुकी थी। माई ingenuity ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। इंजेन्युइटी कहते हैं ओरिजिनलिटी को, यहाँ पर लिखा भी हुआ है ओरिजिनलिटी, इन्वेंटिवनेस, यानी कि किसी चीज का आपने आविष्कार किया हो। तो अन्य फ्रैंक कहती हैं चैटर बॉक्सेस के टॉपिक पर जो आविष्कार, यानी कि जो उनको एक्सपीरियंस हो गया था, उससे वो पूरी तरीके से थक चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। अब ये समय था किसी और दूसरी चीज के साथ आने का। समथिंग ओरिजिनल, कुछ असली। माई फ्रेंड सैन हु इज गुड एट पोएट्री, मेरी दोस्त सैन जो कविता में अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी, उसने मुझे मदद करने की पेशकश की। राइट द एस्से फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, निबंध को शुरू से आखिर तक लिखने में। इन वर्स, कविता के तरीके से। वर्स कहते हैं कविता को। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं उछल पड़ी खुशी के लिए, यानी कि खुशी के साथ ये उछल पड़ी। मिस्टर कीजिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, मिस्टर कीजिंग जो थे वो कोशिश कर रहे थे अन्य फ्रैंक का मजाक बनाने की। विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस हास्यास्पद विषय से। रिडिकुलस कहते हैं जो हंसी से भरा पड़ा हो। बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम, लेकिन मैं ये सुनिश्चित कर रही थी कि ये जो मजाक है उन्हीं पर बैठ जाए। आई फिनिश्ड माई पोयम, मैंने अपनी कविता को खत्म किया। एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, और ये बहुत ही खूबसूरत थी। फिर आगे लिखा हुआ है इट वॉज अबाउट अ मदर डक, ये एक मदर डक यानी कि माँ बतख के बारे में थी। एंड अ फादर स्वान, स्वान कहते हैं हंस को, और ये पिता हंस के बारे में थी। विथ थ्री बेबी डकलिंग्स हु वेयर बीटन टू डेथ बाय द फादर, और तीन छोटे बच्चे बतख के। डकलिंग्स कहते हैं बतख के बच्चों को। तो तीन छोटे बच्चे बतख के, उनके बारे में थी। हु वेयर बीटन टू डेथ, जिनको पीट पीट करके मार डाला गया था। बाय द फादर, पिता के द्वारा। बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बक बक करते थे। क्वैक का मतलब होता है जो बतख अपनी क्वैक क्वैक करती है, वही चीज। तो वो बहुत ही ज्यादा क्वैक क्वैक कर रहे थे, इसीलिए उनके पिता हंस ने उनको मार डाला था पीट पीट करके। लकली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे, लकली यानी कि सौभाग्य से। तो सौभाग्य से मिस्टर कीजिंग ने, फिर लिखा हुआ है ही रेड द, और फिर चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है पोएम टू द क्लास, ही रेड द पोएम टू द क्लास, यानी कि उन्होंने कविता को क्लास के सामने पढ़ा। एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपनी टिप्पणियां भी दी। एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल, और दूसरी भी कक्षाओं में। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, और तब से मुझे इजाजत है बात करने की। एंड हैवेंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और फालतू काम दोबारा नहीं दिया गया है। ऑन द कॉन्ट्रेरी, और इसके विपरीत। मिस्टर कीजिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज, तो मिस्टर कीजिंग्स जो हैं सदैव मजाक करते हुए देखे जा सकते हैं इन दिनों। फिर लिखा हुआ है योर्स एन्ने, आपकी एन्ने। तो एन्ने फ्रैंक ने ये स्टोरी एक लेटर की तरीके से अपनी डायरी में लिखा है, इसीलिए उन्होंने डियरेस्ट किटी से शुरू किया और योर्स एन्ने तक इन्होंने अपनी सारी बात लिखी एक लेटर की तरीके से। अच्छा, यहाँ पर आप ये लाइन भी पढ़िएगा,
लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो जो एक डायरी है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जिसके बारे में मैंने आपको बिफोर यू रीड नाम के सेक्शन में बताया था, उससे ये निकाला गया है, यानी कि उससे ये लिया गया है विद स्लाइटेस्ट एडाप्टेशन। स्लाइटेस्ट एडाप्टेशन यानी कि थोड़े छोटे मोटे बदलाव के साथ, ताकि आपको ये स्टोरी बेहतर लगे, अच्छी लगे पढ़ने में, इसलिए इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं। तो यहीं पर आपकी ये स्टोरी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ लवली डे, साइनिंग ऑफ।